नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बेंगलुरु हिंसा के बीच 61 आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कमिश्नर बोले सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, येदियुरप्पा सरकार का बड़ा फैसला, तो वहीं अगली बड़ी अपडेट में जानेंगे। अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर की आखिरी खेप भारत को सौंपी, डोनाल्ड ट्रंप ने देने की थी घोषणा। वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के खिलाफ ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि मौलाना के खिलाफ शुरू हुआ गिरफ्तारी वारंट। इस बीच आपको बता दें कि 20 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, आर्टिकल 370 के खात्मे से कराह रहा पाकिस्तान। अब अलगाववादी संगठन हुर्रियतों को लीड कौन करेगा, इस पर बड़ा सवाल। वहीं राजीव गांधी की आज जन्म जयंती है। कांग्रेस पार्टी ने बताया राम राज्य स्थापित करने वाला पहला नेता, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सऊदी अरब भारत से टेंशन के बीच चीन की शरण में फिर से पहुंच चुका, कैसे, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु हिंसा में 61 आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कमिश्नर बोले सबूतों के आधार पर की गई है कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि येदियुरप्पा सरकार ने बेंगलुरु हिंसा मामले में 61 लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा है कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इसी आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को मामले जाँच कर रही सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने समीमुद्दीन को गिरफ्तार किया था। उस पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर हिंसा की साजिश में शामिल होने की भीड़ को उकसाने का आरोप है। इसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। दरअसल सीसीबी के मुताबिक रुद्रेश मर्डर केस के आरोपी के संपर्क में समीमुद्दीन था और वो अल हिंद का कई सालों से सदस्य था। फिलहाल उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है, लेकिन इससे बीच 300 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जिसपे 62 के करीब लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। 60 से ज़्यादा लोगों पर, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि इस बीच अब तबलीगी जमातियों पर फिर से शिकंजा कसना शुरू किया है। दिल्ली पुलिस और ईडी ने 20 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। तो वहीं आपको बता दें कि मौलाना साद के ठिकाने पर भी छापेमारी, कंधावली कहाँ छुपा बैठा। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बुधवार को तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कंधावली, जमात से जुड़े ट्रस्टों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में लगभग 20 जगहों पर तलाशी की थी। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कुछ अन्य जगहों पर सबूत एकत्रित करने के लिए छापे मारे गए थे। ईडी ने कहा है कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद मौलाना साद और अन्य के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जमा होने के खिलाफ आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में 31 मार्च को मौलाना साद समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये प्राथमिकी निज़ामुद्दीन थाने के प्रभारी शिकायत पर दर्ज कराई गई थी। मौलाना साद पर केंद्र सरकार द्वारा लागू सामाजिक दूरी के नियमों की अवज्ञा करते हुए निज़ामुद्दीन मरकज़ में मार्च महीने में धार्मिक समागम आयोजित करने का आरोप है। आपको बता दें कि ईडी ने मामले को संभाल लिया है और जल्द ही ताबड़तोड़ छापेमारी और खुलासे होने वाले हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर को आखिरी खेप भारत को सौंपी, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी घोषणा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को 100 वेंटिलेटर की आखिरी खेप भारत को सौंप दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत की मदद की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका ने भारत को 200 वेंटिलेटर देने की घोषणा की थी। अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर की पहली खेप 14 जून को भारत को दे दी थी। अमेरिकी राजदूत ने प्रतिक्रिया के बीच भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल
आसान है और कोरोना संक्रमितों के इलाज में इनका प्रयोग सहजता के साथ किया जा सकता है। अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा है कि हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुरूप भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए 100 वेंटिलेटरों की आखिरी खेप सौंपते हुए खुशी हो रही है। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के खात्मे से करा रहा पाकिस्तान। अब अलगाववादी संगठन हुर्रियत को लीड कौन करेगा, ये भी सवाल खड़ा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार आर्टिकल 370 हटाने के बाद से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया मानो, और इसी के बाद अब पाकिस्तान की पूरी तरीके से हवाइयाँ निकली हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब सोच समझ नहीं पा रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का मुहिम चलाएगा कौन। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भी इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा देने के बाद पाकिस्तान अब नया चेहरा ढूंढ रही है और फिलहाल अब योगी और मोदी और गृहमंत्री शाह के डर से तो फिलहाल कोई भी इस अलगाववादी संगठनों का नेता बनना ही नहीं चाह रहा। यही कारण है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर एजेंडा था वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि राजीव गांधी ने खुलवाए थे राम जन्मभूमि की ताले। जयंती पर एमपी कांग्रेस का विज्ञापन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस को राम की याद आ गई। कांग्रेस ने स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया जिससे बताया गया कि राजीव ने साकार की थी राम राज्य की कल्पना। विज्ञापन में कहा गया है कि 1985 में राजीव गांधी की कोशिशों से दूरदर्शन पर रामायण का प्रसार शुरू हुआ। इसी विज्ञापन में लिखा गया है कि 1986 में राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए थे और भक्तों को राम लला के दर्शन का अवसर भी दिया था। 1990 में राम जन्म मंदिर के शिलान्यास की अनुमति भी राजीव गांधी ने दी थी। चेन्नई में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। आपको बता दें कि ये सारी की सारी बातें कमलनाथ ने लिखी थी। राजीव गांधी ने क्या कुछ बड़ी की थी। आपको बता देगा 76वीं जन्म जयंती है। आज के मौके पर ही राजीव गांधी आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि राम मंदिर पर भूकंप का नहीं होगा असर। भक्तों से मांगी जा रही है ताबे की छड़ें। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्म भूमि निर्माण शुरू हो गया है। सबके मन में सवाल है कि आखिर कितने समय में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसका जवाब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्वीट में दे दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ हो गया है। CBRI रुड़की और IIT मद्रास के साथ मिलकर निर्माणकर्ता कंपनी L&T के अभियंता भूमि की मृदा के परीक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का भी अनुमान बताया गया है। ट्रस्ट ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भारत की प्राचीन निर्माण पद्धति से किया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सऊदी अरब भारत से टेंशन चीन के शरण में पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इन दिनों सऊदी अरब के तो निशाने पर हैं। सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं उनको UAE में आने पर भी मानो रोक लगा दी है और यही कारण है। आपको बता दें कि भारत और UAE के बीच विवादों के बीच एकमात्र देश चीन जो उसका दोस्त है, अब चीन की गोद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री फिर से जा बैठे हैं भारत और UAE की शिकायत को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अपने $3 अरब वापस मांग रहा है और इसी को लेकर विदेश मंत्री समेत पूरी मंत्रिमंडल पाकिस्तान की बौखलाई हुई है। हालांकि कुछ पैसे ज़रूर दिए हैं लेकिन अब पूरी तरीके के दबाव बना दिया है सऊदी अरब ने और इधर भारत, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान फिलहाल बाहरी झगड़ों में ही पूरी तरीके से उलझा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। स्वच्छता रैंकिंग में लगातार चौथी बार देश में नंबर 1 बना इंदौर। BJP सांसद ने कहा जश्न में शाम को जलाएं दीप बजाएं शंख। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। स्वच्छता सर्वेक्षण के सबसे साफ शहरों में इंदौर को देश में पहला स्थान मिला है। लगातार चौथे साल इंदौर में नंबर 1 की रैंकिंग खिताब अपने नाम कर दिया है। पिछले 2017, 18 और 19 में भी इंदौर को नंबर 1 स्वच्छ शहरों का खिताब केंद्र सरकार द्वारा मिल चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों का ऐलान गुरुवार को किया। उसमें इंदौर शहर को देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया था। इस रैंकिंग के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंदौर के लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ बनने के सांसद शंकर लालवानी ने शहर की जनता को बधाई देकर शंख बजाने की बात कही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। कई नए चेहरे को मंत्री बनाए जाने की अटकलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद का जल्द पुनर्गठन कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हाल ही में 2 मंत्रियों की कोरोना से मृत्यु हुई, जिसके बाद विभाग को आवंटित नहीं किया गया। इन मंत्रियों के स्थान पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वहीं कुछ मंत्री अपना विभाग बदलवाना चाहते हैं, जबकि कुछ को असंतोषजनक परफॉर्मेंस की वजह से किनारे किया जा सकता है और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ऐलान कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि 1 सितंबर से महंगी हो जाएंगे फ्लाइट्स टिकट। सरकार ने बढ़ाई हवाई सफ़र से जुड़ी ये फीस। दरअसल अगर आप हवाई यात्रा करने वाले थे या फिर करते रहते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर वजन बढ़ा देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपये प्रति यात्री की बढ़ोतरी की है। अब एविएशन सिक्योरिटी की फ़ीस बढ़ाकर 160 रुपये प्रति यात्री हो चुकी है। ये बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाली एयर टिकट पर लागू होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख को पार कर गया है। इसकी चपेट में कई वीवीआईपी भी आ रहे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अवस्था के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करा और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में संपर्क में आए लोग वो भी आइसोलेट हो जाएं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लिखी धोनी के नाम पर चिट्ठी। कहा आपके संन्यास से भारतीय नाखुश हैं। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने धोनी को चिट्ठी लिखकर उनकी सराहना की है और पीएम मोदी ने कहा है कि फ़िलहाल आपके संन्यास से भारतीय निराश हैं और आपका जो स्थान है वो भी कहीं न कहीं भर नहीं सकता है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अवमानना मामले में केंद्र ने प्रशांत भूषण को माफ़ करने का किया सुप्रीम कोर्ट से आग्रह। एससी ने कहा माफ़ी मांगें। दरअसल आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की अपील खारिज कर दी। भूषण ने आज सज़ा पर होने वाली बहस को टालने और समीक्षा याचिका लगाने के मौके देने की अर्जी डाली थी। केंद्र ने अदालत से भूषण को किसी भी तरीके की सज़ा न देने का आग्रह किया है, जिस पर अदालत ने कहा है कि जब तक वे यानी प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगते तब तक वो अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने वरिष्ठ वकील से कहा है कि अगर हम आपको दंडित करते हैं तो समीक्षा पर निर्णय तक ये लागू नहीं होगा। हम आपके साथ निष्पक्ष रहेंगे। हमें लगता है कि आप स्पीड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके वकील ने कहा है कि यदि सज़ा को टाल दिया जाता है तो कोई आफत नहीं आने वाली है, लेकिन बावजूद इसके एससी ने इसको टालने से इस अपील को खारिज कर दिया है। माफ़ी की मांग की है केंद्र सरकार की बातों को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें। गैंग को तोड़ने के लिए ज्वाइंट टीम गठित। यूपी के कानपुर में बिकरू कांड के बाद योगी सरकार ने अपराधियों और माफिया छवि वाले नेताओं के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रयागराज के जिन 5 बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनमें गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद का भी नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद D27 गैंग का सरगना है। D227 गैंग का सरगना है। अतीक के गैंग के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई के लिए आईजी प्रयागराज KP सिंह की पहल पर एक संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसमें अब अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। और मोदी सरकार ने भी कहा है कि योगी सरकार ने कहा इसमें किसी भी तरीके से हिला हवाली नहीं बरती जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। नए सीरो सर्वे में खुलासा, दिल्ली के लगभग 30% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडी बनकर तैयार।
देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण की कमी देखी जा रही है। इस बीच नए सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 29% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडी पाई गई है। दूसरे सीरो सर्वे में रिपोर्ट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 से 7 अगस्त तक सीरो सर्वे सैंपल लिए गए थे। इसके मुताबिक 29% लोगों इस बार कोविड-19 एंटीबॉडी पाए गए हैं। दिल्ली में लगभग 2 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 15,000 सैंपल लिए गए थे और 29% आबादी का मतलब 70 लाख लोगों में एंटीबॉडी बनकर तैयार हो गई है, जो कि कोरोना से लड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों कुछ एक बिग ब्रेकिंग अपडेट थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।